मिलती है, तो किसान भाई उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। हालांकि पिछले 10 से 15 वर्षों से भारत के किसानों को सरकार से बहुत राहत मिल रही है, जैसे कि उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य प्रदान करना, ऋण पर छूट, खेती के लिए नई तकनीक का उपयोग करने की सुविधा आदि। लेकिन अभी भी किसानों और उनकी कृषि पद्धतियों की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और जब हर किसान शिक्षित और अपने अधिकारों को पहचानने लगेगा, तभी हमारा देश सही अर्थों में एक विकसित देश बनेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अलसी की खेती बेहद से किसान भाई करते हैं। अभी इसकी फसल में कई प्रकार के हानिकारक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कीटों की पहचान कर इनकी रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र प्रसाद। किसान भाई नमस्कार। अलसी जो तिलहनी फसल है, चूंकि रबी मौसम का ये फसल है, और इस फसल में जो लगने वाले कीड़े हैं, बुआई से लेकर के जब तक पौधा हरा होता है उस समय तक कई तरह के कीटों का आक्रमण होता है। तो अवस्थावार हम कुछ प्रमुख कीटों के बारे में बता रहे हैं। वो है दीमक पहला, जो कि बुआई के समय अंकुरते हुए बीजों को या नवजात पौधों को काट करके नष्ट कर देते हैं, और उससे पौधा का जो घनत्व होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में काफ़ी कम जाती है और उपज का नुकसान होता है। फिर जब पौधा थोड़ा बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद तो उसमें पुष्पन होने लगता है, तो पुष्प कलियों में एक तरह का एक बहुत सूक्ष्म कीड़ा लगता है, जो कि मक्खी जातीय कीड़ा है। मक्खी जातीय कीड़ा उसके पुष्प कलियों में अंडा डाल देती है, और अंडा डालने के चलते जो अंडा बाद में जब फूटता है तो अंदर ही अंदर पिल्लू का निर्माण होता है, गुलाबी रंग का, और एक कली में 5, 6, 7 की संख्या में पिल्लू का संख्या हो सकता है, और आंतरिक भाग को खा जाता है वो पिल्लू, जिसके चलते वो जो कली है फूल नहीं बन पाता है। अब फूल नहीं बनता तो उसमें दाने भी नहीं पड़ेंगे। इस कीट की लटे या सुंडी भी बहुभक्षी होती है, जो कि पौधों के फूलों को खाती हैं और बाद में फलियां बनने के बाद फलियों में गोलाकार छेद कर अंदर घुस जाती है और उसके शरीर का आधा भाग बाहर रहता है। इस तरह यह कीट फलियों में बन रहे दानों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इसकी रोकथाम के लिए फूल आने के तुरंत बाद कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। फिर जब और पौधा और आगे बढ़ता है तो लाही का प्रकोप भी इसमें होता है। लाही जो कीड़ा है वो सूक्ष्म कीट है, जो कि झुंड में समूह में रहता है, और समूह में रहते हुए पौधों के पत्तियों से, पुष्पकलियों से के रस को चूस करके भारी मात्रा में नुकसान करते हैं। तो ऐसे ही पौधा कमजोर पड़ जाता है। रस चूसक कीट जैसे मोइला, हरातेला, सफेद मक्खी आदि सभी रस चूसक कीटों के निम्फ तथा व्यसक दोनों ही पौधों के कोमल भागों, फूल पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां मुरझा जाती है तथा पीली पड़ जाती है। अधिक आक्रमण होने पर तो पत्तियां गिर भी जाती है। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे, इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें।
फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों की बोनी करें और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी में मौजूदा कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटाना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। मिट्टी का उपचार भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा दीमक का प्रकोप हुआ करता है, जो किसान जानते हैं पारंपरिक रूप से जो अनुभव है। आधा लीटर से 1 लीटर इमिडाक्लोपीड को 20-25 किलो बालू में मिला करके अंतिम जुताई के समय अगर हम बिखेर दें खेत में, तब बिजाई करें और उसके बाद बिजाई के बाद हल्की सिंचाई कर दें तो भी दीमक का नियंत्रण हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपका अभी भुआ पिल्लू को मारने के लिए अगर कुछ करना है तो उसके लिए फ्लूबेंडियामाइड नाम का तरल कीटनाशी है, जिसका 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सुंडियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। कीटग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों को निगरानी व उनके आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और ऐसा करके अपने अलसी को हानिकारक कीटों से होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं और भरपूर उपज ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। ज्यादातर पशुपालक जानकारी के अभाव में पशुओं में होने वाले दाद, खुजली और जूं होने पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कई बार इनकी वजह से पशु तनाव में चला जाता है, जिसका सीधा असर उसके दूध उत्पादन पर पड़ता है। उसी प्रकार भीतरी परिजीवियों के प्रकोप से पशुओं में कई घातक बीमारियां पनपने लगती हैं। अगर पशुपालक इनके रखरखाव पर थोड़ा सा ध्यान दे तो इन परिजीवियों से दुधारू पशुओं को बचाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। कृमिनाशक दवा का उपयोग, जिसको डिवॉर्मिंग बोला जाता है, पशुपालन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसका एक अलग महत्व है। चूँकि जो कृमि होता है पशु के पेट में होती है, वो क्या करता है, जो आप खाना खिला रहे हैं, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको खा लेता है। इसके साथ साथ जानवर के अंदर ब्लड जो होती है उसको भी चूसता है, जिसके कारण अपना जानवर कमज़ोर हो जाती है। और इसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन, मतलब दूध उत्पादन से लेकर उसकी वृद्धि सब कुछ कम हो जाती है, जो कि हिडन रहती है, आपको दिखता नहीं है। बहुत धीरे धीरे करके पशु को उत्पादन कम करती है और उसको बीमार भी करती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है।
चूँकि बरसात के समय कृमि का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात के समय क्या होता है कि बारिश होती है, पानी जमा रहता है, वहाँ घोंघा में कृमि का विकास होता है और वो कृमि विकसित होकर जो घास होते हैं उसके हरे हरे पत्ते होते हैं सबसे ऊपर में, वहाँ पर जाके बैठा रहता है। अपना पशु जब चरने जाती है तो सबसे पहले उसी को खाती है, जो कि उसके पेट में जाता है और इन्फेक्शन करता है। इसलिए बरसात के समय में पतला पैखाना होने की शिकायत भी अधिक रहती है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। तो पशुपालक को एक सलाह दी जाती है कि समय पर पशुओं को कृमिनाशक दवा देते रहें। छोटे पशु से लेकर गाभिन पशु सभी को दी जाती है। जैसा समस्या आती है उसके अनुसार 6 महीने पर दवा रिपीट करें, या बहुत ज़्यादा आपके क्षेत्र में प्रकोप है तो 3 से 4 महीने पर भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब 4-4 महीने पर साल भर में 3 बार भी दवा दी जा सकती है, गाय भैंस जितने हैं सभी में। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में 1 बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने न ले जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा न लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। परजीवी से बचाव के लिए पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो मार्केट में बहुत सारी दवा उपलब्ध हैं। पशु चिकित्सक से सलाह कीजिए और कृमिनाशक दवा का उपयोग कीजिए। ऐसे नॉर्मल वे में जो उपयोग में आती है अल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की, इसका आप शुरुआत में उपयोग कर सकते हैं। अल्बेंडाजोल होती है वो 3 ग्राम की आती है, 1.5 ग्राम की भी आती है। तो लगभग जो 300 किलो वजन की गाय है, 300 से 400 किलो वजन की, उसमें 3 ग्राम के अल्बेंडाजोल से भी काम चल जाती है। मतलब इसका जो डोज होता है 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से दी जाती है। यदि आपका पशु छोटा है, 200 केजी का है, तो उसके अनुसार आपको डोज कम कर देना है और इसको सुबह खाली पेट में खिलानी है। सुबह खाली पेट में 1 डोज खिला देनी है और इसके साथ साथ फिर 3 दिन तक कम से कम कोई भी लीवर टॉनिक या कोई भी डाइजी बूस्ट जैसे सिरप है, इसको आप दे सकते हैं पशु को, ताकि जो कृमिनाशक का काम किया, इसके साथ साथ उसका पाचन से लेकर लीवर भी साथ साथ मजबूत हो जाए, तो आपका पशु ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल चाहे ऑक्सीक्लोजानाइड ये उपयोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ साल भर में यदि 3 बार आप कृमिनाशक दवा का उपयोग कर रहे हैं, 1 बार आइवरमेक्टिन मिला हुआ या आइवरमेक्टिन से भी कृमिनाशक का उपयोग करना चाहिए। तो साल में 1 बार जरूर आइवरमेक्टिन मिला हुआ दवा उपयोग करें, जो फेनबेंडाजोल के साथ ही मिला हुआ रहेगा। जैसे ये दवा है जो ऑक्सीक्लोजानाइड के साथ, ऑक्सपेंडाजोल के साथ मिला हुआ है आइवरमेक्टिन, इस तरह का कृमिनाशक 1 बार उपयोग करेंगे तो पशुओं में चमक भी आ जाएगी, दूध उत्पादन भी बढ़ेगी और पशु ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दशहरा, जिला समस्तीपुर के कृषक ओमकार यादव ने। ये प्याज की उन्नत रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ओमकार यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्याज एक बहुत ही प्रमुख फसल है। तो अभी दिसंबर का महीना लगभग 15 दिसंबर बीत चुका है, तो आशा है किसान भाई का बिचड़ा लगभग तैयारी हो गया होगा या तैयार होने की अवस्था में आ गया होगा।
अब आइए बात करते हैं भूमि के चयन और तैयारी की। तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदा में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास और जीवांश युक्त उपजाऊ वलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदा में नहीं उगाना चाहिए। प्याज के सफल उत्पादन में भूमि की तैयारी का विशेष महत्व है। इसीलिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं जिससे खेत में नमी सुरक्षित रहे। और अंतिम जुताई के समय लगभग 250 क्विंटल गोबर की खाद, अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट जो है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से एक रूपता से छींट लें। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है लगभग 100 केजी और सिंगल सुपर फास्फेट 350 केजी 325 केजी और यूरिया लगभग वही 90 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से जो क्यारी आप बनाए हैं उसमें सभी में डाल दें और कुदार से कोड़कर उसे भली भांति मिला दें। यूरिया का नाइट्रोजन का 1/3 डोज और फास्फेट का जैसे सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, म्यूरेट ऑफ पोटाश हुआ, उसका पूरा डोज खेत तैयारी के समय ही डाल देना है। तो अब प्याज लगाने के लिए हम उसको छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं। पटाने के लिए उसे समतल बना लें। बिचड़ा को जो है आप उखाड़ के वहाँ लगाएं। बिचड़ा उखाड़ने के बाद जब हम मेन खेत में मुख्य खेत में लगा रहे हैं तो शीर्ष से ऊपर से लगभग 1/4 भाग काट देते हैं ऊपर से सिरा से। अब है लगाने के पहले जब हम बिचड़ा उखाड़ लेते हैं तो उसको हमें कुछ उपचारित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को रोगों के प्रकोप से बचाने की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोपाई से पहले प्याज की पौध को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। उसमें प्याज की पौध को उपचारित कर लेना चाहिए जिससे प्याज की फसल को रोगों के प्रकोप से बचाया जा सके। तो उसको लगाने का जो दूरी जो है लाइन से लाइन यानी कतार से कतार रखते हैं 15 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर। तो इस दूरी पर लगाने से बल्ब का जो साइज जो है, जो प्याज जो बैठता है एक अच्छा क्वालिटी का मिलता है और बड़ा साइज में मिलता है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं
हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।